अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS405 डाटा बेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल जी का नेक्स्ट शॉर्ट लेक्चर शेयर करूंगा। प्रीवियस में हम जो है वो 14 तक मुकम्मल कर चुके हैं। अब ये 16 टू 20 तक है। बेसिकली ये जो 15 थे 20 तक होना चाहिए, वो उन्होंने बाय मिस्टेक शायद 15 मॉड्यूल 16 लिख दिया। हम चलते हैं कलेक्शन की तरफ। कलेक्शन जो आपका जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या क्या चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो ये कलेक्शन जो है ये सेम एज इट इज़ आपकी अरे है। ठीक है, ये उसने उसकी डेफिनेशन भी लिखी है। कलेक्शन इज़ एन ऑर्डर ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑल ऑफ सेम टाइप। अरे में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। लिस्ट अरे में दोनों में ऑलमोस्ट एक ही तरह होता है। यानी आप 0 इंडेक्स पे एक इंटीजर स्टोर कर सकते हो अगर आपने अरे इंटीजर लिया है। तो सेम एज इट इज़ आप इसमें भी वही काम करते हो, लेकिन इसका ज़रा सिंटेक्स थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर। तो आपको ये बार बार देख के इसको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लें कि उसमें टाइप लिखते हैं, टाइप के बाद टेबल। अब इसमें जो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी अरे है वो टेबल से रेफ़र होती है। ठीक है, जैसे डिफरेंट नेम थे, यहाँ पर हम टेबल से रेफ़र करते हैं। ठीक है, उसको किसको, अरे को। ठीक है, पहले टाइप जॉब टाइप इज़ अ टेबल ऑफ एम्प्लॉय फलां फलां। इंडेक्स, इंडेक्स जो है वो बाइनरी इंडेक्स है, और उसने कहा कि उसे जॉब टाइटल वगैरह उसने क्वेरी वगैरह लिखी, तो उसमें कर क्या रहा है, वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल डेस्टिनेशन इज़ असाइन टू एवरी इंडेक्स ऑफ। अब लोकल वेरिएबल जो है उसको सारे जो इंडेक्स हैं वो असाइन हो जाएंगे। यानी पहले इंडेक्स पे पहली वैल्यू, दूसरे इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू, तीसरे इंडेक्स पे तीसरी वैल्यू। और वो एक तरह का ये लूप का काम कर गया कि उसने जब उसे असाइन किया तो वो एक ही वैल्यू थी, प्रोग, यही वैल्यू है। ठीक है, तो इसे ही उसने 10 टाइम्स जो है वो प्रिंट कर दिया, इंक्रीमेंट करता गया है, एक एक इंडेक्स पे रखता गया और उसे प्रिंट करता गया। ठीक है, अब टेबल के एट्रीब्यूट क्या होते हैं। पेयर टेबल इसमें फर्स्ट होता है और नेक्स्ट, डिलीट, एग्जिस्ट, काउंट, नेक्स्ट और प्रायर। ठीक है, ये कुछ इसके एट्रीब्यूट हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट क्या करता है, पहला एलिमेंट नेक्स्ट रिटर्न द इंडेक्स नंबर दैट सक्सीड्स द इंडेक्स इन PS टेबल। जो भी नेक्स्ट होगा वो करेगा। डिलीट करना इंडेक्स को, इंडेक्स चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, टोटल इंडेक्स काउंट करने के लिए। और प्रायर जो करंट इंडेक्स है उससे पिछला इंडेक्स कौन सा है। ठीक है, अब ये डिफरेंट किस्म के इसके जो हैं वो इसके जो एट्रीब्यूट हैं जो हम यूज़ करते हैं। अरे में भी और लिस्ट में भी आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, तो इसी तरह से आप उसके अंदर जो है वो सिलेक्शन करते हो। लिस्ट को जो सॉर्ट करने के लिए या लिस्ट को चेक करने के लिए डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर नेम स्लाइड से डिफरेंट है, लेकिन फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट एंड लास्ट, ये वही बात है। लास्ट वाला भी एक इसके अंदर होता है जो आखिरी जो इंडेक्स दिखा देगा आपको, उसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका सिंटेक्स जो है ना उसके साथ फेमिलियर होना थोड़ा सा मुश्किल है। जितनी चीज़ सादा होती है ना उतनी चीज़ मुश्किल होती है। अब ये लैंग्वेज सादी है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा सिंटेक्स के जो है वो नहीं है। आपने क्वेरी भी लिखनी होती है तो उसका आपको सिंटेक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो यहाँ पर आप जब इसको लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा वो ये नहीं है कि ब्रैकेट डालनी है, जो सेमी कॉलन तो सिर्फ एंड ऑफ स्टेटमेंट रेफ़र करता है, बाकी आपको बार बार एक चीज़ को सिंटेक्स को जो है वो फॉलो नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर मैं ये बात यहाँ पर कहूँ तो गलत नहीं होगी कि ये सूडो कोड की तरह लगता है। आपने सूडो कोड पढ़ा होगा एल्गोरिदम में, तो ये देखने में ऐसे लगता है इसका कोड कि ये सूडो कोड है। ठीक है, अब टेबल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कर्सर C1 सेलेक्ट द, ये कर्सर हमने यहाँ यूज़ किया। ये टाइप 2 C2 इज़ अ टेबल ऑफ एम्प्लॉय। ये बेसिकली हमने अरे क्रिएट कर ली है उसके इंडेक्स के हिसाब से, यानी ये टेबल के इंडेक्स के हिसाब से।
A cursor is declared to fetch all the ename of basically cursor हमने यूज़ किया सारे ename जहाँ पर salary less than 5,000 थी. Then the PL/SQL table C2 is declared to hold the type in the last C3 in the declare of C2 type. ठीक है. In the beginning section for loop is used to process the cursor. Now the counter of PL is having an increment of 2 instead of 1. So that the index in C3 are created with a gap of 2 not 1. This is possible in PL/SQL. Value from the cursor is copied into table and display in the next step. अब ये क्या हुआ कि इसके अंदर आपने देखा कि उसने आपको थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पर यूज़ की कि काउंटर जो है वो 1 के बजाय 2 है और एक C3 कर्सर लिया जिसके अंदर वो काउंटर को रख दिया. अब इंस्टेड ऑफ एक गैप के अब वो 2 जंप करने लगा. ये काम आप असेंबली में किया करते थे. यहाँ पर उसने ये सेम मेथड अप्लाई करके आपके साथ ये इसको यूज़ किया. लेकिन ये प्रैक्टिकली ये काम जो इसका आउटपुट था स्पेशल स्टेटमेंट प्रोसेस आ गया, यानी इसका मतलब है कोड ठीक है, लेकिन ये जब तक आप टेबल ऐड नहीं करेंगे तब तक आप इसको कर नहीं सकते. टेबल आपको ऐड करना पड़ेगा वर्क स्पेस में जाके, फिर ही आप इस पर काम कर सकते हैं. अब इसके अंदर ज़रा उसने कहा है कि एक write a PL block to add all the employee name into a PSQL table, insert the value in another table along with the employee number and current date. अब एक टेबल में एम्प्लॉय नेम ऐड होंगे और दूसरे में एम्प्लॉय का नंबर और करंट डेट ऐड होगा एक ही वक्त में. कर्सर सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, पहले तो हमने कर्सर में एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट कर लिया, टेबल के अंदर उसका इंडेक्स बाइनरी इंडेक्स कर लिया. C3 और C2 को हमने कॉल किया यहाँ पर और C4 और C2 के अंदर काउंट नंबर हमने रख लिया. ठीक है. एक लूप चलेगी जो कि वो C3 को काउंटर इंक्रीमेंट करती चली जाएगी ताकि वो जो दूसरा टेबल है जिसके अंदर आपने वैल्यू को जिसमें क्या स्टोर होना है एम्प्लॉय नंबर और करंट डेट. ठीक है. करंट डेट हम कहाँ पर स्टोर करा रहे हैं, ये सिस्टम की डेट जो है रो इज़ इंसर्टेड यूजिंग अ PL/SQL टेबल. टेबल के थ्रू हमने यूज़ किया, यानी हर इंडेक्स पर वो वैल्यू स्टोर करता चला जाएगा. सिंपल. ये पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं, वो आपसे बाज़-औक़ात पेपर में आपसे ये स्टेटमेंट ही दे के आपसे कहेगा कि कोड लिखो. बाज़ का लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, पूरा कोड भी आ सकता है, स्पेसिफिक कुछ सेक्शन का कोड भी आ सकता है, तो इसको याद कर लें केयरफुली. ठीक है. उसके बाद रिकॉर्ड्स है. रिकॉर्ड द ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम स्टोर इन अ फील्ड सच एज इट्स ओन नेम एंड डाटा टाइप. ठीक है. अब ये रिकॉर्ड जो है ये बेसिकली आप उसकी बात कर रहे हैं कि आपका जो एक्चुअल रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही कि हम जो रिकॉर्ड कहते हैं कि डेटाबेस है वो नहीं है. Suppose a database have various data about an employee such as name, salary and hire date. Those items are logically related but similar in type. Logically related है लेकिन similar type है. A record containing a field for each item let you treat the data as a logical unit. Thus the record make it easier to organize and repeat information. Record consists of different fields similar to a row of database table. A record is a computed data type, which means that it can hold more than one piece of information as compared to scalar data type such as a number string. अब ये थोड़ा सा उससे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है. बात उसकी यही कर रहा है कि रिलेटेड फील्ड्स की बात कर रहा है. जब एक टेबल के अंदर एक तरह की रिलेटेड डाटा टाइप हम रख देते हैं, उनका नाम या डाटा टाइप डिफरेंट होता है लेकिन फिर भी उनके ऊपर सेम जो है वो तरह की लॉजिक आपने अप्लाई करनी होती है. तो टाइप ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, टेबल बेस है, कर्सर बेस है, यूज़र डिफाइंड बेस है. टेबल बेस और टेबल रिकॉर्ड इज अ रिकॉर्ड हुज स्ट्रक्चर सेट ऑफ कॉलम इज ड्रॉन फ्रॉम द स्ट्रक्चर list of column of table. Each field in the record corresponding to and has the same name as a column in a table. The fact that the table record always reflect the current structure of table because it's useful when managing information for. अब ये वही टेबल वाली बात कर रहा है कि हर रिकॉर्ड जो है उसके अगेंस्ट आप उसमें टेबल में, जैसे हमने ऊपर पढ़ा टेबल क्या है, अरे बेस, यानी आप उसको जो है वो सीक्वेंस वाइज जो है उसमें आप रिकॉर्ड रखते हो. सेट ऑफ कॉलम्स, लिस्ट ऑफ कॉलम ऑफ टेबल. ठीक है. और इसको आप सिंपली इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो
वे नो डाटा फाउंड, नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड। अगर इस तरह का कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता तो हम वो कह देंगे कि ये मैंने यहाँ पर टेबल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, हमने एक्सेप्शन बेसिकली यहाँ पर एक्सेप्शन एक यूज़ किया है जहाँ पर नो डाटा फाउंड हो। कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड होता है हु स्ट्रक्चर इज ड्रॉन फ्रॉम सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कर्सर। रो टाइप इज यूज्ड इन ओरेकल। रो टाइप बेसिकली ओरेकल में यूज़ होती है टू क्रिएट अ कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड। यू डिक्लेयर अ कर्सर रिकॉर्ड विद द सिंटैक्स एज टेबल रिकॉर्ड बट यू डोंट हैव टू मैच द टेबल स्ट्रक्चर। आपको मैच नहीं करना होता टेबल के स्ट्रक्चर को। रो टाइप के थ्रू आप एक कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड आप कर सकते हो उसके अंदर ऐड। कहाँ पर आपने कोड में इन्होंने यूज़ किया है रो टाइप। ये रो टाइप के थ्रू आप जो C1 है वो आपका रो टाइप है, यानी आप इस पे कर्सर बेस्ड, ये कर्सर तो है ही लेकिन ये कर्सर बेस्ड रिकॉर्ड है, सिमिलर टू अदर रिकॉर्ड की तरह सिमिलर होगा, बाकियों की तरह फंक्शनैलिटी काम करेगी। वैल्यू इज़ मैच्ड बेसिकली ये कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड में यही आपने यूज़र डिफाइंड में पढ़ा हुआ है कि यूज़र डिफाइंड वो चीज़ है कि वो उस तरह का रिकॉर्ड होता है कि जो आप ख़ुद से क्रिएट कर सको। उसकी टाइप, उसका जो फील्ड है, उसकी डाटा टाइप है, हर तरह से आप टेबल की आप उसको कर सकते हो अपने हिसाब से मॉडिफाई, जिसके अंदर आप खुद से हर चीज़ करोगे। इसने जैसे इसने टाइप एम्प्लॉइज़ द रिकॉर्ड है तो वो सारी चीज़ें आपने खुद ही एंटर की हैं उसकी। कर्सर C1 इज़ सेलेक्टेड वेयर मैन का आपने वो फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर कर क्या रहा है, राइट है PLSQL ब्लॉक टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट 5 एम्प्लॉयज़। पहले 5 एम्प्लॉय के जो वर्किंग एज अ मैन इन देयर ई नेम, जिनके अंदर मैन आता हो। ये परसेंटेज का साइन जब लिखते हैं हम दोनों साइडों पे तो इसका मतलब ये होता है कि ये हम स्पेसिफिक कीवर्ड उसके अंदर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो यूज़र डिफाइंड। इसका सिंटैक्स पहले से ज़रा ज़्यादा कम्प्लेक्स हो चुका हुआ है, तो कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है, तो बड़े गौर से देखिएगा इसको। ये ऐसे नहीं आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा इसके ऊपर। इसकी एग्जांपल को बार बार देखिएगा, रीड कीजिएगा, बाकी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, प्रोसीजर इज़ सिमिलर टू फंक्शंस। बस इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि इसमें जैसे फंक्शन में होता था कि उसमें रिटर्न वैल्यू होती थी या वैल्यू पास होती थी, इसमें भी सेम चीज़ है लेकिन स्लाइड से डिफरेंस है, वो भी हम आगे जाके देखते हैं कि इसके प्रोसीजर और इसके फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। कि प्रोसीजर कैन परफॉर्म वन और मोर टास्क। प्रोसीजर मे नॉट रिटर्न वैल्यू, रिटर्न भी करता है नहीं भी रिटर्न करता। नॉर्मली यूज एज एग्जीक्यूटिंग बिजनेस लॉजिक। ये बात पेपर में पूछी जा सकती है कि प्रोसीजर जो है वो क्या है और क्यों यूज़ होता है। बेसिकली आपने सब प्रोग्राम का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपने प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम लिखना होता है। मल्टीपल मॉड्यूलर डिज़ाइंस पे आपने काम करना होता है। यानी अभी तो आप छोटी मोटी एग्जांपल देखते आ रहे थे कि बहुत बेसिक सा काम आप कर रहे थे, लेकिन जब आपने एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम लिखने होते हैं और रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि एक दफ़ा आप डिक्लेयर करा दो उसे मल्टीपल टाइम यूज़ करो, जैसे आप फंक्शन पे करते हो उसी तरह प्रोसीजर के अंदर भी आप कर सकते हो। लेकिन ये मे नॉट रिटर्न करेगी वैल्यू, इसके अंदर ये डिफरेंस है फंक्शन के साथ। अभी हम आगे फंक्शन को भी देखते हैं। इसमें सिंपल इसको क्रिएट प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर का नेम और फिर उसको पैरामीटर इन एंड आउट टाइप के 2 तरह के पैरामीटर होते हैं, उसकी फिर टाइप देनी है और उसके बाद सोन आपने उसकी बॉडी जो है वो प्रोसीजर की बॉडी जो है वो तो आपने वहाँ पर उसको डिक्लेयर कराया है। जैसे फंक्शन को वहाँ पर कैसे कराते थे, बाहर कराते थे मेन से C++ में, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। बिगेन के अंदर आके जो बिगेन जो मेन है इसका उसके अंदर आप उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर फर्स्ट प्रोलॉग एज हेलो वर्ल्ड, यानी उसके अंदर लिख दो कि हेलो वर्ल्ड प्रोसीजर क्रिएटेड स्टेप 1। और जब प्रोसीजर क्रिएट होगा तो हमने बिगेन के अंदर
यहाँ पर तो हमने ये काम कर दिया ना बिगिन के अंदर, लेकिन ये वो एक और तरीके से हमने किया है। लेकिन अगर हम उसको प्रोसीजर के अंदर ये लिख देते हेलो वर्ल्ड के उसने काम करना क्या है, तो फिर हमने सिर्फ उसको कॉल ही करना था। जैसे हम कॉल बाय फंक्शन उस नॉर्मली करते हैं, सेम एज इट इज़ वही काम है। डिबगिंग करना, डिबग करना क्या होता है? प्रोसीजर इज अ कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सेपरेटली। डाटा डिक्शनरी कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एरर। बेसिकली इसके अंदर जो है वो डिबगिंग भी की जा सकती है, क्योंकि ये इसके अंदर एरर के चांसेस होते हैं, एरर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो वो उसने एरर पकड़ के आपको बता दिया है। टू व्यू द एरर यूज़र एरर डाटा डिक्शनरी इज़ टू बी ब्राउज एज बिलो टू फाइंड आउट द एरर। ये इस तरह अगर आप ये कमांड रन करो, ये सॉरी कमांड कह रहा हूँ, ये बीच में कोड के आपके होगा, तो वो यूज़र के जो एरर आए होंगे फर्स्ट पॉग का जो आपने प्रोसीजर लिखा था, वो एरर आपको शो करवा देगा। ठीक है, ये फिर उसने सेम थोड़ी सी एग्जांपल डिफरेंट लिखी है। प्रोसीजर क्रिएटेड कॉलिंग द प्रोसीजर नेम, उसके बाद हमने कॉल किया उसको। ठीक है, इन और आउट में क्या डिफरेंस होता है? इन पैरामीटर लेट यू पास अ वैल्यू टू प्रोसीजर। इन वैल्यू में आप क्या करते हो, इनके अंदर पैरामीटर पास करते हो, पैरामीटर को वैल्यू पास करने देता है प्रोसीजर के अंदर। It is a read-only parameter inside the subprogram and in parameter acts like a constant. It cannot be assigned a value. जो वैल्यू पहले से साइन हो चुकी होती है वही वैल्यू रहेगी, इसके अंदर चेंज नहीं हो सकती। इफ़ देयर इज़ नो पैरामीटर टाइप मेंशन इन हेडर, इन इज़ अ डिफ़ॉल्ट। अगर कोई पैरामीटर टाइप नहीं दिए होंगे तो इन डिफ़ॉल्ट होगा। अच्छा, दूसरे में इट रिटर्न आउट क्या करता है? इट रिटर्न द वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम। ये अब जो है वो कॉलिंग प्रोग्राम को वैल्यू रिटर्न करता है। इनसाइड द सब प्रोग्राम आउट पैरामीटर एक्ट लाइक अ वेरिएबल, यू कैन चेंज इस वैल्यू एंड रेफरेंस। आप इसकी वैल्यू वगैरह चेंज, ज़ाहिर सी बात जब ये पास होकर वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो चेंज होगी। लेकिन इन जो है वो वैल्यू एक्चुअल में जो वैल्यू दी जा रही है वो इनके अंदर दी जा रही है, और आउट में जो आपको रिटर्न आ रही है। ठीक है, ड्रॉप करने के लिए, डिलीट करने के लिए आप ये जो है वो रन करोगे क्वेरी, तो आपकी डिलीट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर उसने इन और आउट को दोनों किया है कि फाइंड मिनिमम अमंग द टू वैल्यू पास टू प्रोसीजर प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द वैल्यू मिनिमम वैल्यू रिटर्न। अब मिनिमम वैल्यू अगन टू वैल्यू पास टू द प्रोसीजर प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द मिनिमम वैल्यू रिटर्न। मिनिमम वैल्यू इन नंबर वाई इन और जेड में जो है बेसिकली हमने आउटपुट देना है। एक्स और वाई को वैल्यू हमने पास की है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि वैल्यू जो है वो जेड के अंदर हमने रिटर्न करनी है। ठीक है, बाकी इसकी एग्जांपल आप देख लीजिएगा। अच्छा, राइट अब ये एक थोड़ी सी एग्जांपल देना है। राइट आप PL प्रोसीजर प्रोग्राम तो जस्ट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बाय परसेंटेज ऑफ सैलरी प्रोवाइडेड है। रन टाइम के वक्त जो वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा रन टाइम का कॉन्सेप्ट भी आ गया है कि आपका प्रोग्राम जब रन होगा तो वो आपसे वैल्यू पूछेगा। द प्रोसीजर शुड रिटर्न द नेम एंड डेस्टिनेशन ऑफ एम्प्लॉय विच गेट अपडेटेड सैलरी। जिसकी अपडेटेड सैलरी होनी है उसका नेम और डेजिग्नेशन बताना है हमने। Procedure will receive employee ID and percentage of salary to be updated. अच्छा, देखते हैं हम क्या वो काम कर रहा है। क्रिएट हमने किया एक प्रोसीजर को एडजस्ट सैलरी, एम्प्लॉय की आईडी और नेम इन परसेंटेज नंबर एम्प्लॉय नेम आउट वार 4 एम्प्लॉय डेजिग्नेशन आउट इनमें से उसका नंबर दिया है, उसका एम्प्लॉय नेम आउट जो हमसे उसने आउटपुट लेना है। अपडेट सेल वेयर एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट, वो टेबल में बाद में अपडेट कर देगा उसको। मल्टीपल वैल्यू टू बी सेंट एज एन आउटपुट आर कॉपी फ्रॉम ई नेम जॉब इनटू एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय डेजिग्नेशन बोथ आर आउट पैरामीटर, दोनों आउट पैरामीटर हैं। इन कॉलिंग द एनवायरनमेंट आउट वैल्यूज आर रिसीव्ड इनटू अ नेम एंड डेजिग्नेशन वैल्यू विच आर लोकली डिफाइंड। लोकली जो है वो डिफाइंड हुई है। ठीक है, तो ये अलग से आपको ये डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसका आउटपुट आएगा। ये अब जो है ना थोड़ी सी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी कि ये क्या हो रहा है।
एक इस तरह का अजीब सा कोड है। असल में आप इन सारी चीज़ों की, अगर आप इसको समझना चाहते हैं प्रैक्टिस कर के बगैर, तो आप ये कर नहीं सकते। एक्चुअल इंटरफेस में जाके जब तक आप ये कमांड रन नहीं करेंगे, टेबल क्रिएट नहीं करेंगे, प्रोसीजर जो है वो क्रिएट नहीं करेंगे, या आपको इसका एक्चुअल आउटपुट नहीं नज़र आएगा। तो ये कोड आपका ऑलरेडी जो है वो सिर्फ ये प्रोसीजर क्रिएटेड का आउटपुट आया है, लेकिन आपको ये भी आपको अलग से एक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा जिससे वो आपको आउटपुट देगा। इसमें आपको वो पूछेगा कुछ नहीं, इस प्रोग्राम से आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। आपकी असाइनमेंट आई होगी, आपको याद होगा, इसमें असाइनमेंट में भी इसी तरह ही होता है। एक कोड रन करना होता है, फिर दूसरी क्वेरी रन करनी होती है, फिर तीसरी। उस इंटरफेस के ऊपर जाके जब मल्टीपल आप रन करते हैं, मैं एक वीडियो उसके लिए स्पेसिफिक बनाऊंगा अलहदा से बिल्कुल। जब ये लास्ट वीडियो है इसको मुकम्मल कर लूँगा मैं, फिर आपको सारे जो कोड्स हैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम कोड जो है वो रन करके एपेक्स और एक्सेल के अंदर दिखाऊँ, ताकि आपको बेहतर रंग में इससे बेहतर समझ आए। ऐसे तो जस्ट रीड कर रहा हूँ चीज़ों को, छोटी छोटी आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े छोटे छोटे आपके क्लियर हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे समझ आपको बेहतर रंग में नहीं आएगी। अच्छा, फंक्शन वो सेम एज इट इज़ प्रोसीजर ही है जो आपने बात की है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है? बोथ आर database object, both can receive one or more parameter, procedure can perform one or more tasks where a function perform a specific task। फंक्शन सिर्फ एक टास्क परफॉर्म करता है, प्रोसीजर एक से वन और मोर टास्क परफॉर्म करता है। ये मेजर डिफरेंस है, ये पेपर में पूछा भी जाता है। प्रोसीजर मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू, वेयरएज फंक्शन शुड रिटर्न वन वैल्यू। हमेशा जो उसका जो PLSQL का फंक्शन होगा वो वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा, प्रोसीजर रिटर्न करे ना करे। जैसे ये जो हमने एग्जांपल किया है, इसके अंदर उसने वैल्यू कोई रिटर्न नहीं की, इसने सिर्फ कह दिया कि प्रोसीजर क्रिएटेड। जब तक ये पार्ट आपका नहीं होगा, कोड नहीं लिखा जाएगा, तब तक वो कुछ आपको आउटपुट नहीं देगा स्क्रीन पे, ठीक है। फंक्शन आर नॉर्मली यूज फॉर कंप्यूटेशन के लिए। सेम फंक्शन, यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, दो चीज़ें डिफरेंट बना दी गई हैं, प्रोसीजर और फंक्शन। आप जब कोडिंग कर रहे होते हैं उसमें एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका जो सिंटैक्स है वो याद कर लें। ये भी पेपर में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, पेपर में सिंटैक्स पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे इसमें पेपर में कोड आएगा नहीं आएगा। कोड बिल्कुल आता है, जब भी कोई कोडिंग की या कोई कोडिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, पेपर में कोड का ज़रूर पूछा जाता है। इट कैन बी कॉल मल्टीपल टाइम, इट कैन रिटर्न अ वैल्यू। ये चीज़ भी आपको ज़रूर याद रखनी है कि प्रोसीजर भी इसी तरह ही है, वो भी मल्टीपल टाइम कॉल किया जा सकता है, उसकी भी रिटर्न वैल्यू होती है या नहीं होती। तो ये डिफरेंस, ये दोनों जो हैं वो डेटाबेस कंपोनेंट है। फंक्शन आर नॉर्मली यूज फॉर कंप्यूटेशन, वेयर प्रोसीजर आर यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग बिजनेस लॉजिक, ठीक है। तो इन दोनों में ये स्लाइड सा डिफरेंस है, 3-4 डिफरेंसेस हैं इसके मेजर, ये याद कर लें, पेपर में ये पूछे जाते हैं। अच्छा, ये फंक्शन क्या करता है? डिक्लेयर सी आउटपुट। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आपने एक फ़ंक्शन लिखा और फिर उसने उसे आपको बता दिया आउटपुट के टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने हैं। डिबगिंग, सेम तरीके से आप इसकी डिबगिंग कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि आपको एरर भी पता चल जाए कि आपके अगर कोई एरर था तो वो क्या था। ड्रॉप करने का, जैसे प्रोसीजर को ड्रॉप करते हैं आप इसको भी ड्रॉप कर सकते हैं। इन एंड आउट दोनों इसमें इसी सेम एज इट इज़, जैसे प्रोसीजर के अंदर होते हैं सेम एज इट इज़ इन एंड आउट जो है वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब दोनों को, क्या आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं? ये पेपर में सवाल आता है, मैंने एक दफ़ा क्वेश्चन देखा था पेपर में कि उसने किया हुआ था कि क्या आप फंक्शन और प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल, आप दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो। एक ही प्रोग्राम के अंदर आप फंक्शन भी यूज़ कर लो, प्रोसीजर भी यूज़ कर लो, लेकिन सेम ना हो बिल्कुल, कि दोनों की फंक्शनैलिटी सेम नहीं होनी चाहिए, फिर मसला आएगा, फिर क्लैश होगा। जिसने, जैसे यहाँ पर उसने दोनों को डिफरेंट यूज़ किया और मल्टीपल बिगिंस लिखे हैं। यहाँ पर उसको जो है वो यहाँ पर प्रोसीजर एंड किया और फिर यहाँ पर प्रॉपरली उसने फंक्शन को एंड किया और फिर मेन जो है उसके अंदर
उसको यूज़ किया। ठीक है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स जो है यूनिट स्टोर इन डेटाबेस विच इफ फायर व्हेन द डीएमएल इज एग्जीक्यूटेड ऑन टेबल। ये एक सादा सी जो है वो आपने ट्रिगर जो है, ट्रिगर आप समझते होंगे कि वार्निंग, कोई चीज़ ट्रिगर करना, कोई चीज़ आपको एकदम से स्क्रीन पे बताना, ट्रिगर करना कोई चीज़। तो ट्रिगर करना यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपके डीएमएल फंक्शन कोई भी टेबल पे एग्जीक्यूट होते हैं डेटाबेस में, तो ये फायर हो जाता है, लेकिन इसको आपको इनेबल या डिसेबल करना होता है। ठीक है। इसके अंदर रो लेवल है, रो लेवल ट्रिगर इज़ फायर फॉर ईच रो, और स्टेटमेंट इज ट्रिगर फायर ऑन वंस ऑन बिहाफ ऑफ ट्रिगर स्टेटमेंट सिर्फ जो होगी सिर्फ उसके बिहाफ पे फायर होता है। ये इसमें एक छोटा सा जो बात उसमें देखने वाली है। और इसके पहले और बाद जो है वो when defining a trigger you can specify the trigger timing, whether the trigger action to be run before or after triggering statement। ट्रिगर स्टेटमेंट के पहले या बाद में कब रन होना होता है, ये भी आपने बिफोर और आफ्टर से कोड में बताना होता है। ठीक है। आपका ये क्रिएट ट्रिगर सिंपल, आप इसको क्रिएट करते हो कि कोई चीज़ को ट्रिगर करना है। अगर आप इसको नहीं, जैसे ये आपने यहाँ पर ट्रिगर किया, ठीक है, राइट अ ट्रिगर टू स्टोर द प्रीवियस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इफ देयर आर चेंज इन एनी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। हिस्ट्री टेबल शुड बी मेंटेन टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस वैल्यू जस्ट लाइक ए शैडो टेबल। अब ये एक हिस्ट्री टेबल होता है कि उसके अंदर प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो डिलीटेड रिकॉर्ड भी पड़े होते हैं। ठीक है। तो ये ऑलरेडी आप जब ये रन करके आप तभी देख सकते हैं जब आपका पास हिस्ट्री टेबल आपने यूज़ किया होगा। ये हिस्ट्री आपने इसके साथ ड्रॉप टेबल प्राइस अंडरस्कोर हिस्ट्री जो है आपने यूज़ किया है ड्रॉप टेबल को, तो फिर ये आपका जो है वो ट्रिगर में वो बताएगा आपको प्रीवियस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, अदरवाइज़ नहीं बताएगा। आपने ट्रिगर किया अपडेट प्रोडक्ट सेट वेयर आईडी और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हेन अपडेट इज इशू ऑन द फॉलोइंग। जब अपडेट हुआ है तो उसने जो है वो उसको प्राइस हिस्ट्री ट्रिगर फिर बताया है। अगर आपने उसको हिस्ट्री टेबल और नहीं किया होगा तो वो आपको ट्रिगर जो भी हुआ होगा वो नहीं बताएगा। ठीक है। ये सिंपल सा इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा ये कोई जो है इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इनेबलिंग और डिसेबलिंग ये चीज़ याद रख लें कि ये ट्रिगर कैन बी मेड टेम्परेली इफेक्टिव। इसको टेम्परेली आप डिसेबल भी कर सकते हो और इसे फिर इनेबल भी दोबारा कर सकते हो। ठीक है। तो आप इस तरह डिसेबल इनेबल कर लेते, ये पेपर में ये भी पूछी जाती है ये बात। ठीक है। ड्रॉप करने के लिए कैसे ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप ट्रिगर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट चेक, ये बेसिकली उसका नाम है। ये यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि पेपर में हमने यही लिखाना है। पेपर में अगर वो सवाल करता है कि ट्रिगर इस नाम का डिलीट करना हो तो वो कैसे किया जाएगा, ये ऐसे ड्रॉप, वो जैसे आपने पीछे भी पढ़ा कि फंक्शन प्रोसीजर और ये ट्रिगर को कैसे ड्रॉप करना है, तो ये हम इस तरह ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट टॉपिक है पैकेज का। पैकेज का आपने सेम एज इट इज़ कॉन्सेप्ट बाकी लैंग्वेजेस के अंदर या जावा नेटबीन यूज़ किया हो या सी शार्प यूज़ किए हो, उसके अंदर हम पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज क्या होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट विद द डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट ग्रुप लॉजिकली रिलेटेड PL/SQL टाइप वेरिएबल कंस्ट्रेंट्स ऑफ प्रोग्राम कर्सन एंड एक्सेप्शंस। अब पैकेज इज कंपाइल एंड स्टोर इन डेटाबेस। ये अलग एक पैकेज बना लिया जाता है कि एक हम पैकेज बना लेते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, यानी सेम के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, सेम फंक्शनैलिटी के ऊपर डिफरेंट पे भी काम कर रहे होते हैं। सबको एक पैकेज असाइन कर दिया जाता है। ठीक है। ताकि उसको डिफरेंस कर सकें कि ये इस पैकेज के अंदर लाए करता है, ये इस पैकेज के अंदर लाए करता है। ठीक है। यानी हम ये देखें क्रिएट कर रहा है, क्रिएट पैकेज नेम, हम पैकेज बना लेते हैं कि इसके अंदर फंक्शन प्रोसीजर और ट्रिगर हम यूज़ करने लगे हैं। ठीक है। दूसरा उसने नीचे जो है उसकी बॉडी लिख दी है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोटाइप और डेटाबेस ऑब्जेक्ट ट्रिगर डिफाइंड इन पैकेज स्पेसिफिकेशन एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट। यानी इसके अंदर अगर कुछ और भी हमने डिफ़ाइन करना है
तो उसकी बॉडी जो है वो भी हम लिखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस उससे इस तरह से है कि हमने यहाँ पर जितना भी काम कर रहे हैं हमने क्वेरी लिख के लैंग्वेज का कोड लिख के करना होता है। जब आप दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जाते हैं, नेटबीन्स के अंदर या सी शार्प के अंदर, तो उसमें आपके पास लेफ़्ट साइड पे सारी वो आ रहा होता है एक्सप्लोरर, जो आपकी फ़ाइल्स होती हैं प्रोजेक्ट की, तो उसमें आप जाके पैकेज क्रिएट कर लेते हो। ये इसमें स्लाइड सा बस डिफरेंस है थोड़ा सा। पैकेज स्पेसिफाई कंटेन डेफिनेशन ओनली लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह है। पैकेज बॉडी कंटेन द इम्प्लीमेंटेशन, पैकेज की जो बॉडी होती है वो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन लिखी जाती है उसकी सारी, ठीक है। पैकेज की स्पेसिफिकेशन और पैकेज की बॉडी, ये दो चीज़ें हैं बस। ये बेसिक सा छोटा सा टॉपिक है जो आपको बताया गया है इधर। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मॉड्यूल नंबर अगर हम कंसिडर करें 15 to 20 यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। जितने आपके हैंड आउट में मेंशन मॉड्यूल थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।